हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चिकनू आईएएस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की बुक, जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी बुक से आते हैं। और 1 2 3 चैप्टर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। आप मेरे चैनल जुगनू आईएएस एकेडमी पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेटिक इकोसिस्टम जैसे कि कोई ऐसा हैबिटेट जो कि वाटर में पॉसिबल है, उसको हम इक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब इक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है वो क्लासिफाइड होता है बेस्ड ऑन देयर सॉल्ट कंटेंट। ठीक है, कि सैलिनिटी कितनी है वाटर की। तो सबसे पहले आता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम मतलब कि जो एरिया है वाटर का वो फ्रेश कब माना जाएगा, जब किसी भी फ्रेश बॉडीज़ की जो सैलिनिटी है वो लेस देन 5 पीपीटी होती है, तो उसको हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो माना जाता है कि जो सॉल्ट कंटेंट है उस बॉडीज़ में बहुत ही लो है अगर वो लेस देन 5 पीपीटी होता है। जैसे कि एग्जांपल लेक्स, पॉन्ड्स, पूल्स, स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। सेकेंड है मेराइन इकोसिस्टम। जब वाटर बॉडी जो है वो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल या फिर अबव जो है सी लेवल, सी वाटर से होता है, जैसे कि 35 पीपीटी से अबव होता है, तो उसको हम मरीन इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि शैलो सीज एंड ओपन ओशन। ठीक है, इसमें जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम क्या होता है, जब किसी वाटर बॉडीज़ में सॉल्ट का कंटेंट बिटवीन 5 to 35 पीपीटी होता है, तो उसे ब्रैकिश वाटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एस्चुरीज, सॉल्ट मार्शेस, मैंग्रोव, स्वैम्प्स एंड फॉरेस्ट। चलिए पढ़ते हैं अबाउट इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जोन ऑफ अकरेंस। ठीक है, कि उनकी जो एबिलिटी है उस जोन को क्रॉस करने की वो कितनी है। ऑर्गेनिजम्स तो बोथ, चाहे फ्लोरा हो चाहे फौना हो, इक्वेटिक इकोसिस्टम में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन इनको क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ, कि वो अपनी लाइफ किस तरह से फॉर्म करते हैं और किस तरह के ग्रुप में ये लोकेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है न्यूस्टन। न्यूस्टन जैसे कि ये अनअटैच्ड ऑर्गेनिजम्स है। ये वाटर बॉडी के सबसे जो अपर सरफेस होता है, सबसे ऊपर सरफेस पे, उस पर ये न्यूस्टन पाया जाता है। जैसे कि कोई प्लांट्स वगैरह ऊपर फ्लोट कर रहा है और ये एयर और वाटर के बीच में इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स अपनी सारी लाइफ जो है वो वाटर के ऊपर ही बिता देते हैं, जैसे कि एयर वाटर इंटरफेस उनका होता रहता है, सच एज जैसे कि स्ट्राइडर और कुछ जो अदर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी लाइफ वाटर के अंदर बिता देते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, लेकिन न्यूस्टन जो है वो हमेशा वाटर की ऊपरी सतह पर होता है, जैसे कि बीटल्स एंड बैक स्विमर्स। नेक्स्ट है पेरीफाइटन। पेरीफाइटन मतलब इनके पैर नहीं होते हैं। ठीक है, ये किसी और ऑर्गेनिजम्स पे, किसी और प्लांट्स पर ये सरवाइव करते हैं। जैसे कि कोई एक प्लांट है, उसकी रूट में ये, उसकी लीव में या फिर उसकी स्टेम में ये चिपके हुए होते हैं और उस तरह से ये अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी एल्गे वगैरह, ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो उस पर फीड कर रहे हैं किसी प्लांट पे, तो इस तरह से इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट है प्लैंकटन। प्लैंकटन क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक प्लांट होता है। ठीक है, इसमें ग्रुप इंक्लूड होते हैं और माइक्रोस्कोपिक प्लांट भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन, एनिमल लाइक प्रोटोजोआ, जू प्लैंक्टन। ये सभी इक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज में होते हैं और ये वाटर के साथ उसी फ्लो में ये बहते जाते हैं। ठीक है, इनकी खुद की लोकोमोटरी पावर जो होती है वो लिमिटेड होती है। इस तरह ये वाटर के फ्लो के साथ ही ये जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है नेक्टन। नेक्टन जो है ये एक एनिमल्स का ग्रुप है
जिसको हम स्विमर कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं ये वाटर के फ्लो के साथ ना जाकर उससे जो ऑपोजिट साइड में भी ये फ्लो कर सकते हैं। ये लार्ज और पावरफुल होते हैं, इनकी लोकोमोटरी पावर बड़ी हाई होती है, ठीक है। और एनिमल का जो साइज़ है वो छोटे से लेकर बड़े तक होता है, जैसे कि शार्क ले लीजिए, व्हेल ले लीजिए, इसका साइज़ बड़ा होता है और ये काफ़ी पावरफुल भी होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये अपने दम पर ये फ्लो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेंथोस। बेंथोस एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बॉटम ऑफ द वाटर पे ये पाए जाते हैं। वाटर का जो सबसे निचला हिस्सा होता है वहाँ पे ये बैठे होते हैं। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो एवरी एक्वेटिक सिस्टम में ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। वाटर के जो निचली सतह होती है उस पर पाए जाते हैं। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्वेटिक हैबिटेट्स की प्रोडक्टिविटी को लिमिट करते हैं? द फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट एंड ऑक्सीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स है एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के। जहाँ पे मॉइस्चर और टेम्परेचर जो होगा मौजूद होगा वो मेन चीज़ होता है जहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सर्वाइव कर पाते हैं। फर्स्ट देखते हैं सनलाइट। सनलाइट की पेनिट्रेशन जो होती है वो रैपिडली कम होती जाती है, जैसे कि जो वाटर के कॉलम्स हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। जो डेप्थ होती है ना वाटर की, वहाँ पे जो लाइट है उसका पेनिट्रेशन जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो लाइट पेनिट्रेशन है, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब फोटिक अफोटिक जोन पे डिपेंड करता है। फोटिक जोन क्या होता है? फोटिक जोन होता है अपर लेयर ऑफ द एक्वेटिक सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे लाइट जो है वो पेनिट्रेट करती है, विद इन विच फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज़ कंफाइन। ये फोटिक जोन वो एरिया होता है जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट कर पाती है और फोटोसिंथेसिस जो होता है वहाँ पे परफॉर्म होता है। और डेप्थ होती है इस जोन की, वो ट्रांसपेरेंसी जो होती है वाटर की उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर वाटर ट्रांसपेरेंट है तो वहाँ तक ये जो पेनिट्रेशन है लाइट की वहाँ तक होती है, लेकिन जो अगर वाटर है मडी है, ख़राब है, तो उसका जो लाइट का पेनिट्रेशन है वो भी लिमिट हो जाता है। तो जो फोटोसिंथेसिस है और रेस्पिरेशंस की एक्टिविटी है ये इस जोन में जो होती है परफॉर्म होती है। फोटिक जोन जो होता है वो यूजुअली वेल मिक्स्ड पोर्शन होता है, जो कि लेक सरफेस का जो मान लो कि एक जो लाइट का यूनिट है 100 से लेकर जहाँ तक वो पेनिट्रेट करेगा वहाँ तक सिर्फ 1% रह जाएगी, तो इस चीज़ को हम फोटिक जोन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उस एरिया तक जो लाइट है वो पहुँच पा रही है। नेक्स्ट है अफोटिक जोन। अफोटिक जोन वो एरिया होता है जहाँ पे लाइट की जो पेनिट्रेशन है वो कम हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उसे हम अफोटिक जोन कहते हैं। और यहाँ पे ओनली रेस्पिरेशन की एक्टिविटी होती है, फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी नहीं हो पाती है, ठीक है, क्योंकि लाइट की पेनिट्रेशन यहाँ होती ही नहीं है। अगर लाइट नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो भी नहीं हो पाएगी। अफोटिक जोन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जो लाइट की पेनिट्रेशन होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो होता है वो भी बहुत ही लो होता है और जो रेस्पिरेशन होती है वो इस जगह पे ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होता है, तो जहाँ पे ऑक्सीजन जनरेट नहीं हो पाता तो वहाँ पे लाइफ का जो सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाता है, तो इस जगह को हम प्रोफंडल जोन भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है विंटर किल। विंटर किल एक ऐसा एरिया है, आपने देखा होगा कि जब बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जहाँ पे मान लो कश्मीर की जो डल लेक है वहाँ पे जब बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो जो लेक का ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है। तो जब बर्फ़ जम जाती है तो जो लाइट की जो पेनिट्रेशन है, जो सूर्य की रोशनी है, वो नीचे तक पहुंच नहीं पाती। जब वो नीचे तक लाइट पहुंच नहीं पाती तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता तो जो प्लांट्स वगैरह हैं वो अपना ऑक्सीजन जो होता है वो
वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया चालू रहती है, और रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन होता है वो कंज्यूम होता है। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा घटते 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 घट जाती है तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जीव होते हैं, वो मरने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फिशेस वगैरह, प्लांट्स वगैरह सब सब ख़त्म हो जाते हैं। तो वो जब गर्मी का मौसम आता है तो ये सब जो मरी हुई ऑर्गेनिजम्स होती हैं ये ऊपर आ जाती हैं। तो इस सिनेरियो को हम विंटर किल कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डिज़ोल्व ऑक्सीजन। डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्या है कि इक्वेटिक इकोसिस्टम में ऑक्सीजन जो होता है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। जहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वाटर की, वो जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो कि वाटर की जो ऑक्सीजन की आउटपुट है उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि एक फ्रेश वाटर की जो एवरेज कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन डिज़ोल्व होने की, वो है 0.0010%। ठीक है, मतलब 10 पार्ट्स पर मिलियन अब बाई वेट अगर हम देखें तो। लेकिन 150 टाइम्स ये लोअर होती है अगर हम ऑक्सीजन का देखें, जो एयर में इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जब एंटर करते एक्वेटिक इकोसिस्टम में वाटर के थ्रू, तो ये एक फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। ठीक है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। जो क्वांटिटी है ऑक्सीजन की वो इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती है, वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे कि किस तरह के प्रोसेसेस वहाँ पे अकर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर बॉडी को एयर वाटर के थ्रू एस्केप करती है, जैसे कि रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि फिश, डिकम्पोजर्स एंड जू प्लांक्टन। कुछ अमाउंट जो होते हैं ऑक्सीजन की वो डिज़ोल्व हो जाती हैं वाटर में, और टेम्परेचर के द्वारा इन्फ्लुएंस होती है। जैसे कि ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत ही कम सॉल्युबल होती है वार्म वाटर में, लेकिन अगर वहीं वाटर जो होता है वो कोल्ड होता है तो जो ऑक्सीजन है वो इजीली डिज़ोल्व कर जाती है। तो जब वार्म वाटर होता है तो ऑक्सीजन कम डिज़ोल्व होती है, तो वहाँ पे जो डीकम्पोजर एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। लेकिन जो वाटर लेकिन जब डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल 3 से 5 ppm नीचे हो जाता है तो जो कुछ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मरने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है फॉर लाइट पेनेट्रेशन। ट्रांसपेरेंसी जितनी अधिक होगी वाटर की, तो लाइट की पेनेट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होगी, और जो फोटोसिंथेसिस होगा उतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म हो पाएगा। लेकिन जो कुछ पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, जैसे कि क्ले, सिल्ट, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये सब जो वाटर की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो लाइट की पेनेट्रेशन है वो अच्छे से हो नहीं पाती, और फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी जो होती है वो भी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वाटर का वो भी रैपिडली चेंज होता है। अगर हम देखें वाटर जो गर्म होता है तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन जो एयर होती है वो कम डिज़ोल्व हो पाती है, तो इस वजह से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कम हो पाता है। तो हीट एनर्जी जो होती है वो वाटर की जो कैपेसिटी है उसको रेज और लो कर देती है उसके टेम्परेचर के हिसाब से। लेकिन वाटर टेम्परेचर जो होता है वो चेंज होता रहता है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं नैरो टेम्परेचर में वो टॉलरेट कर पाते हैं, उनकी एक टॉलरेंस की लिमिट होती है, तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर ही टॉलरेट कर पाते हैं। तो जो कुछ स्मॉल चेंजेस है वाटर टेम्परेचर में वो एक थ्रेट क्रिएट करती हैं जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सर्वाइवल में। अगर टेम्परेचर अचानक से बहुत ही ज़्यादा हो जाता है फिर भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, और अचानक से बहुत कम हो जाता है फिर भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो टेम्परेचर का जो लिमिट होता है वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें से कुछ चीज़ें हैं जैसे कि क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड लिमिटिंग फैक्टर डिस्कस्ड है। तो कुछ एक्वाटिक इकोसिस्टम जैसे कि पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम्स, एस्चुरीज, ओशंस एक्सेट्रा, राइट। नेक्स्ट आता है लेक इकोलॉजी। लेक इकोलॉजी कोई भी बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर जहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया डेप्थ में कुछ वाटर स्टैंडिंग वाटर के लिए हुए हैं। हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें पाए जाते हैं उसे हम लेक कहते हैं। अब
एजिंग ऑफ लेक क्या चीज़ होती है, ठीक है। एजिंग ऑफ लेक, जैसे कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर लेक एक जगह पे स्थित है और वहाँ के आसपास के इलाकों में खेती हो रही होती है। तो खेती करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है वो होता है फर्टिलाइजर्स। जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स डालते हैं और बारिश होती है तो वो जो फर्टिलाइज़र है वो लीच होकर वो उस लेक में आ जाते हैं। अब लेक में फर्टिलाइजर्स की जो मात्रा है, जो एनपीके है, उसका जो मात्रा है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इससे क्या होता है, लेक में फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट्स हैं वो ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। जब उनको फर्टिलाइजर्स मिलेगा तो एक बहुत ही मात्रा में जो प्लांट होते हैं वो ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। तो एक जो सरफेस एरिया होता है वाटर का वो वो घेर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो लाइट की पेनिट्रेशन है वो वाटर के अंदर तक नहीं पहुंच पाती। तो जब वो नहीं पहुंच पाती वाटर, जो लाइट की पेनिट्रेशन है, तो जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। तो ओनली रेस्पिरेशन की प्रक्रिया वहाँ पे चालू रहती है जिसमें ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। इस तरह से अंदर वाटर के अंदर ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है, जिसकी वजह से सभी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मरने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे वो मरेंगे ना, तो वैसे वैसे जो सरफेस है वाटर का वो भी भरता जाएगा, ठीक है। उसकी जो नैरोनेस है, उसका जो डीपनेस है वो कम होता जाएगा, क्योंकि वो मर मर कर नीचे ही अपना जो चीज़ें वो भरते जाएंगे। तो इस तरह से जब ये प्रोसेस काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है, तो जो वो पर्टिकुलर एरिया है लेक का वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि भाई हाँ, लेक की एजिंग हो रही है, लेक अब क्या हो रही है, वो बूढ़ी हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से एक एजिंग ऑफ द लेक की प्रक्रिया चलती रहती है। अब इंडिया में देखें तो कुछ नेचुरल लेक्स हैं, मोस्टली हिमालयन रीजन में, जहाँ पे फ्लड प्लेन्स होती हैं, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा की। कुछ सेमी एरिड और एरिड रीजन है, जैसे वेस्टर्न और पेनिनसुलर इंडिया में, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वाटर बॉडीज़ जो होती है वो कॉन्सेंट्रेट करती हैं ओवर मिलेनिया पे। अब कुछ लेक हैं जैसे कि सुदर्शन लेक इन गुजरात, गिरनार एरिया वॉज, ये एक ओल्डेस्ट मैन मेड लेक है इंडिया में, ठीक है, अगर हम देखें तो। और लेक जो होती है क्लासिफाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वाटर केमिस्ट्री, ठीक है। कुछ उनकी लेवल्स ऑफ सैलिनिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है, जो जिसको फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सलाइन वाटर, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उनकी जो कुछ चीज़ें होती हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट के ऊपर उनको कैटेगराइज किया जाता है, ऑलिगोट्रॉफिक और मीज़ोट्रॉफिक, ठीक है। तो जो ऑलिगोट्रॉफिक होती है वो वेरी लो न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें, मीज़ोट्रॉफिक में मॉडरेट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और यूटोट्रॉफिक में हाईली न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं। तो ये कुछ मेजॉरिटी ऑफ लेक्स हैं इंडिया में। और आइदर यूट्रॉफिक, मेसोट्रॉफिक बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट ड्राइव फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, ऑर्गेनिक वेस्ट एंटरिंग दैम, ठीक है। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बिटवीन ऑलिगोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक के बीच में। पैरामीटर्स हैं कि जो एक्वेटिक प्लांट का प्रोडक्शन होता है वो एलिगोट्रॉफिक में कम होता है, यूट्रॉफिक में ज़्यादा होता है। एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्शन एलिगोट्रॉफिक में कम होता है, यूट्रॉफिक में ज़्यादा होता है। एक्वेटिक प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो ओलिगोट्रॉफिक में कम होता है और अपने यूट्रॉफिक में ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन जो होता है बॉटम लेयर में, और जो ऑलिगोट्रॉफिक में प्रेजेंट होता है लेकिन यूट्रॉफिक में एब्सेंट होता है, नहीं होता मौजूद। डेप्थ जो होती है वो डीपर होती है और ऑलिगोट्रॉफिक में, लेकिन यूट्रॉफिक में शैलोअर होती है। वाटर क्वालिटी फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूजेस जो ऑलिगोट्रॉफिक की होती है गुड होती है, लेकिन यूट्रॉफिक की बड़ी पुअर होती है। टोटल सॉल्ट जो कंटेंट होता है यूलिगोट्रॉफिक में वेरी लो होता है और यूट्रॉफिक में समटाइम ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ़ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ ऑलिगोट्रॉफिक में बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि गुड क्वालिटी ऑफ वाटर उसमें पाया जाता है, लेकिन यूट्रॉफिक में कम होते हैं। जो रिमूवल, अब हम कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं लेक में चले जाते हैं, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं।
इसको हम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पोर वाटर्स के उसको हम फ्लश कर सकते हैं और डीप वाटर ऑब्स्ट्रक्शंस मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक ऑन साइट पी एलिमिनेशन मेथड होता है और जिससे हम वाटर की जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको कम कर सकते हैं। ऑन साइट एल्गे रिमूवल भी एक काइंड ऑफ मेथड है, फिल्टर्स और पी एब्जॉर्बर्स। और ऑन साइट एल्गल स्किमिंग और सेपरेटर थिकनिंग ये भी एक मेथड है। आर्टिफिशियल मिक्सिंग, डेजर्टिफिकेशन, डिस्ट्रैक्टिफिकेशन, परमानेंट और intermittent, harvest of fishes and microphytes, sludge removal एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन जो है इसका मतलब होता है इक्वेटिक एंड हेल्दी न्यूट्रिशन। यूट्रोफिकेशन जो इकोसिस्टम का एक सिंड्रोम है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कि एक पर्टिकुलर लेक में नाइट्रेट्स, फॉस्फेट और जो नाइट्रेट, फॉस्फेट और कुछ ऐसे फर्टिलाइजर सब्सटेंस जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और फर्टिलाइज़र सीवेज वगैरह के थ्रू वो इक्वेटिक इकोसिस्टम को फर्टिलाइज़ कर देते हैं। जो एल्गे, ग्रीन एल्गे की ग्रोथ होती है वो अचानक से बढ़ जाती है। ठीक है, और यूट्रोफिकेशंस जो होती है वो इक्वेटिक इकोसिस्टम को एनरिच कर देती है और इस तरह से जो ग्रीन एल्गे वगैरह होता है वो अचानक से ब्लूम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से एक उस वाटर के सरफेस लेयर पे एक कवर हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे जो सनलाइट है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती सरफेस लेयर तक। तो इस वजह से ऑक्सीजन जो होता है वो सभी एनिमल्स के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जब लाइट ही वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी तो ऑक्सीजन कैसे वहाँ पे पहुँच पाएगा? और जब लाइट नहीं पहुँच पाएगी तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन जनरेट नहीं होगी। लेकिन रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जो ऑलवेज़ चालू रहती है वहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। तो धीरे धीरे जो ऑक्सीजन का लेवल है वाटर सरफेस तक कम हो जाता है और इस वजह से जो वहाँ के जो फिशेस हैं और जो प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे डाई ऑफ होने लगते हैं। ठीक है, मरने लगते हैं। तो इस तरह से एक जो यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया जो होती है वो चालू रहती है। तो ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो ऑलरेडी लो होता है क्योंकि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो बढ़ता रहता है। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन का प्रोसेस चालू हो जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल फिशेज एंड अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स सफोकेट एंड दे डाई। और एनारोबिक कंडीशन जो प्रमोट करती है बैक्टीरिया के ग्रोथ को और ये सब चीज़ें जो एक टॉक्सिक और डेडली साबित होती हैं फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम को डिग्रेड करती हैं और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं। ऑफन अगर हम देखें तो एनिमल्स, प्लांट्स की पॉपुलेशन में भी चेंज हो जाता है और उस तरह के वाटर और हैबिटेट की क्वालिटी को भी ये डिग्रेड करता है। तो ये आप देख सकते हैं वाटर में किस तरह से एक यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो टाइप्स, नेचुरल टाइप्स होते हैं, एक मैन मेड होते हैं। नेचुरल जैसे कि कोई यूट्रोफिकेशन के दो टाइप्स, एक नेचुरल तरीके से, एक मैन मेड तरीके से। डिपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि इन्वायरमेंट में कोई भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह बाई चांस आ जाता है, बारिश होती है खेतों में से आ जाता है या फिर कोई अदर सोर्स हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स फ्लो इनटू सिस्टम ऑन द टेम्पोरल बेसिस पे कहीं से आ जाता है और सेंचुरीज़ काफ़ी टाइम पहले वो चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल फ्लड्स, प्लेन्स वगैरह फ्लड वगैरह आते हैं सीजनली तो कहीं और से वो न्यूट्रिएंट की चीज़ें आ जाती हैं। इस तरह के नेचुरल होते हैं। मैन मेड होते हैं जैसे कि जिसमें इंसान खुद जो होता है उसमें अपना कंट्रीब्यूट करता है। कम फ्रॉम सीवेज डिस्चार्ज, रन ऑफ फर्टिलाइजर्स फ्रॉम फार्म फील्ड्स और गोल्फ कोर्सेज, पार्क, एनिमल वेस्ट और कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें तो ये होती हैं। सोर्सेज क्या है, कुछ पॉइंट सोर्सेज हैं जैसे कि डायरेक्टरी एट्रीब्यूटेबल टू वन इन्फ्लुएंस इन
point source nutrient waste travel directly from the sources of water and point source is easy to regulate। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी जो न्यूट्रिएंट है वो एक सीवेज के थ्रू आ रहा है, तो आपको पता है कि यही पर्टिकुलर रीज़न है, इसी की वजह से जो यूट्रोफिकेशन हो रही है, तो आप उस सीवेज को बंद कर देते हैं तो ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन नॉन पॉइंट सोर्स जैसे कि कुछ सोर्सेज जैसे कि किसी ऐसी जगह से आ रही हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आपको रेगुलेट करना, आपको वो चीज़ आप नहीं रेगुलेट कर सकते, जैसे कि फार्म्स वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट ये हम फ्लो चार्ट देखते हैं। एग्रीकल्चरल रन ऑफ होता है, अनट्रीटेड सीवेज होता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है इकोसिस्टम का वो अफेक्ट होता है। न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन होता है एनरिच होता है लेक में, जिसकी वजह से एल्गे का ओवर ग्रोथ हो जाता है। एल्गल ब्लूम जैसे बहुत सारी एल्गी वहाँ पे आ जाती हैं, और एल्गी जो है एक्वेटिक सरफेस के लेयर को कवर कर लेती हैं और सनलाइट की पेनिट्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एल्गे है अंडरग्राउंड में प्लांट्स है वो सब मरने लगते हैं और एक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। और ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है एक्वेटिक सिस्टम में वो भी कम होने लगती है। एनॉक्सिया की कंडीशन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसमें से ऑक्सीजन की कमी कहते हैं। सभी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मरने लगते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, और इस तरह से एक एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है वो डिग्रेड होने लगता है। अब अफेक्ट क्या है, इकोसिस्टम में चेंज हो जाता है। नेचुरली अगर हम देखें तो जो डेट्रेस लेयर है पॉन्ड लेक में, वो एक लेक की जो डेप्थ है वो शैलो करने लगती है, ठीक है। और वाटर बॉडी जो होती है वो प्लांट कम्युनिटी की वो रिड्यूस हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक्वेटिक एनवायरनमेंट टू रिकॉग्नाइजेबल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जब जो डेप्थ है लेक की वो कम होनी शुरू हो जाएगी, तो एक ऐसा दिन आएगा जब वो पर्टिकुलर एक्वेटिक इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है, जैसे कि एल्गल ब्लूम जो रिस्ट्रिक्ट करती है सनलाइट टू पेनिट्रेट और अफेक्ट द फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट। ये एक प्लांट की डेथ का कारण बन जाता है। जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली प्लांट तो मर ही जाएंगे ना। बैक्टीरिया जो कि सभी ऑक्सीजन जो है डिकम्पोजिशंस की वो कंज्यूम कर लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के वो मरने लगते हैं। इस तरह से न्यू स्पीशीज़ जो होती हैं वो इन्वेट करती हैं, जैसे कि कुछ कॉम्पिटिटिव जो चीज़ें हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में वो सर्वाइव कर जाते हैं, तो कुछ जो स्पीशीज़ होती हैं वो उस एरिया में शिफ्ट कर जाती हैं और जो इकोसिस्टम का कंपोजिशन है वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाती हैं। टॉक्सिसिटी जो होती है एल्गल ब्लूम की, वो जब मर जाते हैं और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स उन्हें खा लेते हैं, तो वहाँ पे एक हाइपोटॉक्सिन रिलीज़ होता है जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है, और ये ह्यूमंस के लिए भी ये थ्रेट क्रिएट करता है। एग्जाम्पल जैसे सेलफिश पॉइजनिंग एक्सेट्रा। और कुछ डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डिप्लीट हो जाता है और फिश किल होती है। जो डिज़ायरेबल फिश स्पीशीज़ है उनकी हार्वेस्टिंग वगैरह वो सब डिक्रीज़ हो जाती है। कोरल लीफ भी ख़त्म हो जाते हैं और जो वाटर की ट्रांसपेरेंसी है वो भी ख़त्म हो जाती है और वाटर की जो टर्बिडिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और नेविगेशन को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि जो वाटर की टर्बिडिटी है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। वह जो लेक की जो कलर है वो भी चेंज होने लगता है और लेक भी स्मेल करने लगती है, और इस तरह से ये एक ख़राब हो जाती है लेक। और बायोमास जो है वो टॉक्सिक फाइटोप्लैंक्टन की वजह से इंक्रीज़ हो जाता है, और जो ब्लूम है जू प्लैंक्टन का वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। बायोमास जो है पैथेटिक और एपिफाइटिक एल्गे का वो इंक्रीज़ हो जाता है। अनसूटेबल एस्थेटिक रिक्रिएशन होता है वहाँ पे, और कुछ जो वैल्यू है वाटर बॉडी की वो रिड्यूस हो जाती है। हम इसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं, इसे मिटिगेट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें तो अपने बफर जोन का रिपेयर करना चाहिए, और इंटरफेरेंस जो फॉलोइंग बॉडी ऑफ वाटर है वो लैंड का वो हमें कम करना चाहिए, जैसे कि फार्म रोड एक्सेट्रा, इसे हमें दूर रहना चाहिए, रखना चाहिए लेक से, और जो पोल्यूशन है उसको फ़िल्टर करना चाहिए। सेडिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स का जो डिपोजिशन है बफर जोन में वो
वो वाटर में भेजने की सिवाय उसे कहीं और हमें ठिकाने लगाना चाहिए। सेडिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स जो कि डिपेंड करते हैं बफर जोन में, ये हम पढ़ चुके हैं। सक्सेसफुल मेथड जो है मिनिमाइजिंग द नॉन पॉइंट पोल्यूशन, ठीक है, जो नॉन पॉइंट पोल्यूशन है उसको ख़त्म करना चाहिए। नाइट्रोजन की टेस्टिंग करनी चाहिए, मॉडलिंग करनी चाहिए। एंड टेस्टिंग एक टेक्निक है जिसमें कि एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स को फाइंड किया जाता है, जितना कि क्रॉप के लिए ज़रूरी होता है उतना ही डाला जाता है, एक्स्ट्रा नहीं डाला जाता जो कि आगे चलकर हमारे लिए खतरा पैदा हो। और नाइट्रोजन की मात्रा को भी रिड्यूस करना चाहिए और ट्रीटमेंट करना चाहिए इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स का। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि फार्मिंग सिस्टम में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। लाइफ स्टॉक की डेंसिटीज़ इम्प्रूव रिड्यूस करनी चाहिए। एफिशिएंसी जो है यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र की उसको इम्प्रूव करनी चाहिए। जो रन ऑफ है स्ट्रीट का, स्टॉर्म का, ड्रेन का, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। नाइट्रोजन एमिशंस जो होती है उसको रिड्यूस करना चाहिए, व्हीकल का और पावर प्लांट्स का। एफिशिएंसी जो है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, उसको वेस्ट से रिमूव करना चाहिए, ठीक है, उसको हमें ट्रीट करना चाहिए अच्छे से। और पॉलिसीज़ क्या है, कुछ बनी है, मल्टी डायमेंशनल इन नेचर शुड इंक्लूड, एजुकेशन अवेयरनेस होना चाहिए, रिसर्च मॉनिटरिंग एवोल्यूशन होना चाहिए, रेगुलेशंस बनने चाहिए, फिजिकल इकोनॉमिक इंसेंटिव्स होने चाहिए, इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन होना चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। ये पार्ट 1 है, चैप्टर बड़े हैं इसलिए मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में लेकर आऊँगी। इससे क्या होगा कि आप बोर भी नहीं होंगे, आपके लिए ईजी होगा समझ पाना या फिर पढ़ना। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है, अगर आपका कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एक बात और, अगर आपको पसंद आती है ना वीडियो, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।